नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल द हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने अनाउंसमेंट भी किया था और खुशखबरी भी बताई थी आप सभी लोगों के लिए कि हमारी जो जीके जीएस की स्पेशल क्लास आ रही है और जो स्टूडेंट स्पेशल जीके जीएस करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पर डे डेली 8 PM पर एक क्लास आपको मिल जाएगी। एक क्लास में पूरा एक कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। जब तक वो कंसेप्ट से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक जो भी हैं उसमें, जैसे कि उससे प्रमुख बांध, उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, उसका अपवाह क्षेत्र या फिर हम नदियों से संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं उसमें सबको वहाँ कवर कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंटों की समस्या होती है कि जीके जीएस हम कहाँ से पढ़ें, कितनी पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म हम लेकर आए हैं हरीश क्लासेस बुलंदशहर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। और क्लास हमारी आज की जो है वो है आपकी कृष्णा नदी तंत्र, क्योंकि हम प्रायद्वीप नदी तंत्र के अंतर्गत हमने गोदावरी नदी तंत्र को देखा। आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत कृष्णा नदी। क्या? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। चलिए कृष्णा नदी के बारे में हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले इसके हम उद्गम को लेकर के ही बात करेंगे कि इस नदी का उद्गम कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कहाँ से होता है उद्गम। क्योंकि जब आप एक हेडिंग, ये हेडिंग होती है ये वाली मेन, और जब इस तरीके से आप याद रखोगे तो मेरा मानना यही है कि आपके 100% चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करें कृष्णा नदी के उद्गम को लेकर के, तो देखिए महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर पहाड़ियाँ। महाबलेश्वर से निकलती है आपकी कौन सी? कृष्णा नदी। तो कर्नाटक में स्थित, सॉरी महाराष्ट्र, कर्नाटक नहीं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर के पास से है, महाबलेश्वर से निकलती है आपकी कृष्णा नदी। और यह महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? तो यह सह्याद्री पर्वतमाला, आपने सुना होगा सह्याद्री, ठीक है, पर्वतमाला। सह्याद्री पर्वतमाला का नाम आपने सुना होगा। ये सह्याद्री पर्वतमाला किस में पड़ता है? पश्चिमी घाट में पड़ता है, पश्चिमी घाट में पड़ता है। और यहीं पर स्थित है आपके महाबलेश्वर और यहीं से निकलती है आपके कृष्णा नदी। सामान्यतः इसकी लंबाई की बात करें कि देखिए इसकी लंबाई कितनी है, तो इस नदी की लंबाई तो वो है आपके नंबर 2। लंबाई की बात करें कि कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इस नदी की जो कुल लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। अपवाह क्षेत्र की बात करें कि इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है, तो इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो है अपवाह क्षेत्र वो है 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र है। इसमें से जो कुल अपवाह क्षेत्र है तो ये कितने राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है और किस राज्य के लिए कितना हिस्सा इसमें है, तो देखिए अपवाहित द्रोणी की बात करें कि अपवाहित राज्य, ठीक है, इस नदी का अपवाहित द्रोणी यानी द्रोणी राज्य। द्रोणी राज्य का मतलब होता है, द्रोणी राज्य, इसका मतलब होता है कि यह जो नदी है ये कितने राज्यों से अपनी द्रोणियाँ बनाती है। तो सामान्यतः देखा जाए तो कृष्णा नदी सामान्यतः मुख्य रूप से 3 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला जहाँ से नकलती है इसका नाम है महाराष्ट्र। तो सबसे पहले तो ये महाराष्ट्र से ही निकलती है, तो महाराष्ट्र राज्य से द्रोणी बनाएगी। दूसरा ये जो नदी है वो कर्नाटक से होकर के जाएगी, कर्नाटक। और देखिए तीसरा आपको पता है कि जो तीसरा राज्य इससे संबंधित है इस नदी से, कृष्णा नदी से, वो है आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, याद रखना आंध्र प्रदेश। क्योंकि कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस राज्य से निकल के नहीं जाती है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट कि ये नदी कहाँ से नहीं निकल के जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो सर इसका कितने प्रतिशत भाग है जो महाराष्ट्र राज्य में संबंधित है? वो 27%। कितना?
27%। केवल और केवल 27% जल जो है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होता है। जिसके बाद अगर हम कर्नाटक की बात करें तो सर 44% जो जल है वो कर्नाटक राज्य को, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो सर वो 29% जो जल है वो प्रवाहित होता है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में जाकर के ये डेल्टा का निर्माण करती है और आगे जाकर के आंध्र प्रदेश से होती हुई यह नदी बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, आइए जानते हैं कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से यहाँ लिखेंगे हम सहायक नदियाँ, इधर यानी नदियाँ, ठीक है, इधर नदियाँ, इधर लिखेंगे उद्गम, यानी कौन सी नदी किस कहाँ से निकली, इधर लिखेंगे हम लंबाई। ठीक है, यहीं से आपको एक एक चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी कि लंबाई। सबसे पहले हम नदियों की बात कर लेते हैं कि नदियाँ कौन सी कहाँ से निकलती। देखिए, एक नदी है इसकी कोयना नदी, इसी की सहायक नदी है। एक नदी है सर इसकी, वो उसका नाम है तुंगभद्रा। क्या नाम है? तुंगभद्रा। मेरे साथ साथ बोलते चलिए तुंगभद्रा और लिखते भी चलिए तुंगभद्रा। ठीक है, नंबर 4 की बात करें तो नंबर 3 की बात करें सर, एक नदी है भीमा। एक नदी और है सर इसमें, इसका नाम है मूसी। क्या नाम है? मूसी। नंबर 5 की बात करें सर, एक है घाट प्रभा नदी। 6 की बात करें तो सर इसी में से आता है मालप्रभा नदी। कौन सी? मालप्रभा नदी। यहाँ तक दिख रहा है ना? एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ जरा, यहाँ तक दिख रहा है नहीं दिख रहा? सही है, यहाँ तक दिख रहा है मालप्रभा के बाद सर एक आता है पंचगंगा। कौन सा? पंचगंगा। और इसके अलावा सर एक और आता है नंबर 8 पे, इसका नाम है दूधगंगा। यहाँ तक दिख रहा है ना? एक बार और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, दूधगंगा नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं दूधगंगा इधर लिख दूंगा। ठीक है, दूधगंगा मैं यहाँ से अलग लिख दूंगा, इसको याद रखना दूधगंगा को। ठीक है, चलिए हम उद्गम की बात करें सर, इन नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो देखिए, इन नदियों के उद्गम की हम बात करें तो देखिए उद्गम, कोयना नदी के उद्गम की बात करें तो सर इस नदी का उद्गम भी महाबलेश्वर, जो इसकी एक सहायक नदी है, महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र से इसका उद्गम हुआ है। हम तुंगभद्रा नदी की बात करें तो सर तुंगभद्रा नदी हम्पी से निकलती है। कहाँ से? हम्पी यानी कर्नाटक से निकलती है, याद रखना। आगे सर भीमा नदी की बात करें तो सर ये भीमा शंकर नामक स्थान से सर निकल कर आती है नदी। और सर मूसी नदी की बात करें, क्योंकि अभी मैं इसका स्ट्रक्चर भी इधर बनाऊंगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सी नदी कहाँ से किस क्षेत्र से आती है। अगर मैं मूसी नदी की बात करूँ तो सर अनंतगिरी। कहाँ? अनंतगिरी पहाड़ियाँ, अनंतगिरी से निकल करके आती है सर ये अनंतगिरी। घाट प्रभा की हम बात करें सर, घाट प्रभा भी आपके कहाँ से आती है? महाबलेश्वर से निकलती है सर आपके घाट प्रभा नदी। माल प्रभा की बात करें तो सर ये आपके बेलगांव से निकलती है। कहाँ से? बेलगांव से निकलती है। और सर पेंचगंगा की बात करें तो सर ये आपके दूधगंगा एक पहाड़ी है, दूधगंगा पहाड़ी। ठीक है, दूधगंगा पहाड़ी से निकलते सर आपके ये नदी। तो ये इस नदी की बात करें तो ये नदी आपके देखिए, कोयना नदी महाबलेश्वर से निकलती है, तुंगभद्रा हम्पी से निकलती है, भीमा आपके भीमाशंकर से निकलती है, मूसी नदी आपके अनंतगिरी से निकलती है, घाटप्रभा महाबलेश्वर से निकलती है, मालप्रभा बेलगांव से निकलती है, और पंचगंगा आपके दूधगंगा पहाड़ी से निकलती है, याद रखना। और ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं आपके कृष्णा की, क्योंकि बहुत सारी नदियों में इसमें से पूछ ली जाती हैं। सहायक नदियाँ ज़्यादातर पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से ये किसकी सहायक नदी है। अगर हम लंबाई की बात करें तो जैसे कोयना नदी की लंबाई की बात करें तो सर ये 130 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है, मात्र 130 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है, और आगे जाकर के अपना जल किस में गिरा देती है? कृष्णा में। आगे बात करें अगली नदी है तुंगभद्रा नदी की बात करें तो सर 147 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है, 147 किलोमीटर। वहीं सर हम भीमा नदी की बात करें जो भीमाशंकर से निकल कर आती है, 725 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। कितनी है? 725 किलोमीटर है।
मूसी नदी की बात करें सर 90 किलोमीटर इस नदी की लंबाई कितनी है, 90 किलोमीटर। वहीं सर हम इसकी बात करें कि घाट प्रवाह नदी की, तो घाट प्रवाह नदी की जो लंबाई है वो 283 किलोमीटर के आसपास है। 283 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। मालप्रभा नदी की लंबाई की बात करें तो सर वो कितनी है, वो है आपके 304 किलोमीटर। कितना है, 304 किलोमीटर। और सर यहाँ से हम पंचगंगा नदी की बात करें तो इस नदी की जो लंबाई है वो है आपके 83, कितना है, 83 किलोमीटर। तो यहाँ तक आपके सब चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से सहायक नदियाँ उद्गम और इनकी लंबाई एक बार फिर से देखिए। कोयना नदी की लंबाई 130 किलोमीटर, तुंगभद्रा नदी की लंबाई 147 किलोमीटर, भीमा नदी की लंबाई 725 किलोमीटर और इसकी ये सबसे लंबी सहायक नदी है 725 किलोमीटर लंबाई में। मूसी नदी की लंबाई 90 किलोमीटर, घाट प्रभा नदी की लंबाई 283 किलोमीटर, मालप्रभा नदी की लंबाई 304 किलोमीटर और वहीं पंचगंगा नदी की लंबाई जो है वो है 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है, याद रखना। आगे हम बात करें इस नदी पर बने कुछ प्रमुख बांधों की। कुछ प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, देखिए प्रमुख बांध कृष्णा नदी पर बने प्रमुख बांध। देखिए इस नदी पर बने हुए 3 प्रमुख बांध हैं, कौन कौन से, एक है श्री सेलम बांध, एक है नागार्जुन बांध और एक है आपके अलमाटी बांध। तो नंबर फर्स्ट की बात करें तो इस बांध का नाम है श्री सेलम एक बांध है जो कहाँ पड़ता है सर, वो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्री सेलम बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। वहीं सर हम दूसरे की बात करें तो इस बांध का नाम है नागार्जुन बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, वो भी आपके कृष्णा नदी पर है, वो भी आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा सर तीसरा जो बांध है उसका नाम है अलमाटी। क्या नाम है, अलमाटी बांध। और ये जो बना हुआ है सर ये कहाँ बना हुआ है, कर्नाटक में बना हुआ है। ये सर कर्नाटक में है, ये सर आंध्र प्रदेश में है, और ये भी आपके आंध्र प्रदेश में। तो ये इस नदी पर बने कुछ प्रमुख बांध हैं। बांध आपको पता है कि बांध एक ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो बहुउद्देश्यों के लिए काम में आती हैं। बांध में जब बांध बनाया जाता है तो बांध से देखिए कुछ नहरें निकाली जाती हैं, कुछ वहाँ से कुछ अलग से कुछ और छोटी छोटी शाखाओं में नहरें निकाली जाती हैं। इन नहरों का इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए, ठीक है, अन्य बहुत सारे उद्देश्य के लिए इन नहरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बांध एक ऐसी संरचना है, ठीक है, मानव के द्वारा कृत्रिम एक ऐसी संरचना जो पानी को यानी नदियों के बहाव को रोकने के लिए, जिससे कि बाढ़ ज़्यादा स्तर पर ना आए और उससे होने वाली बाढ़ के खतरे को रोकने के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है, जिससे उसकी अतिरिक्त जल की क्षमता को रोक करके किसी अन्य दिशा में उसके बहाव को मोड़ दिया जाए। नदियों के बहाव को नहीं मोड़ सकते, लेकिन उसमें से नहरें निकाल करके हम उसके बहाव को इधर उधर दिशाओं में कर सकते हैं। इस प्रकार से बने बांधों को, यानी जैसे कि इस पर कौन कौन से नदी बांध बने हुए हैं, प्रमुख श्री सेलम बांध है, नागार्जुन बांध है, अलमाटी बांध है। ये दोनों के दोनों बांध आंध्र प्रदेश में बने हुए हैं, ये कर्नाटक में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस नदी पर केवल यही बांध है, और छोटे छोटे बांध भी और भी बहुत सारे बांध बने हुए हैं। लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बांध हैं वो तीनों मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए, ठीक है, याद रखना। चलिए आइए जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेकर के कि इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इस नदी का स्ट्रक्चर देखिए। ये है आपके, ठीक है, ये नदी है आपके कृष्णा नदी, यह है कृष्णा नदी, याद रखना ये कृष्णा नदी है। मैं थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ इसको। और यहाँ पर ये कहाँ से, आंध्र प्रदेश से होती हुई डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये जो नदी है यहाँ से निकलती है, यहाँ से, इसका नाम है महाबलेश्वर। क्या नाम है, महाबलेश्वर। ये आपके पड़ता है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर। और यहाँ से देखिए एक नदी इस तरीके से यहाँ से आती है, इसका नाम है कोयना। क्या नाम है, कोयना नदी। कौन सी वाली नदी, कोयना नदी महाबलेश्वर से ही निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है, क्योंकि महाबलेश्वर आपको छोटी मोटी पहाड़ी तो है नहीं, ये भी महाबलेश्वर से ही निकलती है यहाँ पर कोयना। इसके अलावा सर एक नदी और निकलती है यहाँ पर, इसका नदी का नाम है ये रहा यहाँ पे, और इस तरीके से ये रहे यहाँ पे, इसका नाम है उज्जैनी। क्या नाम है, उज्जैनी नदी। और सर ये जो नदी है ना, ये वाली नदी, इस नदी को सर हम भीमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, भीमा शंकर। आपको पता है
भीमा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। इसके अलावा सर एक नदी यहाँ से इस तरीके से एक नदी आती है जो कृष्णा की ही सहायक नदी है, एक इसका नाम है तुंग, इसका नाम क्या है तुंग, और इसका नाम है सर भद्रा, तुंगभद्रा। और आगे जाकर के जब ये मिल जाती है तो आगे जाकर के ये नदी तुंगभद्रा के नाम से जानी जाती है, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी इस नदी को कहा जाता है। और यह है आपकी कृष्णा नदी जो मेन शाखा में आपको दिख रही है, ग्रीन ग्रीन कलर से आपको दिख रही है, यही है आपकी कृष्णा नदी। कौन सी है? कृष्णा नदी। इस नदी का ही नाम है कृष्णा नदी। और आगे जाकर के यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यही है आपके कृष्णा नदी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। आपके आगे सर कौन सी नदी है? इसका नाम है कावेरी। कावेरी को भी साथ साथ देख लेते हैं, कावेरी नदी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। यह है आपके कावेरी नदी। चलिए कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी। आइए जानते हैं इसके उद्गम को लेकर के कि इसका उद्गम इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो देखिए इस नदी का भी उद्गम उसी क्षेत्र से होता है, लेकिन इससे नहीं, कर्नाटक वाले क्षेत्र से। और देखिए कावेरी नदी जो निकलती है वो कावेरी ताल से निकलती है। लेकिन यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। तो कावेरी नदी के उद्गम की बात करूँ तो इसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, नहीं कावेरी ताल। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है सर? कोंडम जिले में है। ये कहाँ में है? कोंडम जिले में। ठीक है, कोंडमू जिले में है ये, कोंडमू जिले में। और कोंडमू जिला कहाँ पड़ता है सर? ये कर्नाटक। और यहीं पर है सर आपके कावेरी ताल। क्या नाम है इसका? कावेरी ताल, कावेरी ताल। कावेरी ताल से निकलती है आपके कावेरी नदी, यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, कोंडमू जिला कर्नाटक में स्थित है। और यहीं पर स्थित है कावेरी ताल। और यहीं से निकलती है आपके एक नदी जिसका नाम है कावेरी नदी। ठीक है, याद रखना क्या नाम है इसका? कावेरी नदी। आइए जानते हैं इस नदी की लंबाई के बारे में कि इस नदी की लंबाई कितनी है। लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। कितना है? 805 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है, 805 किलोमीटर। तो 805 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। और 805 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है 3 राज्यों से ये भी प्रवाहित होती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं आपके? जैसे तमिलनाडु, केरल और एक राज्य पड़ता है इसका कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक से तो निकल कर आती है। और आपको पता भी होगा केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इस नदी पर विवाद है। ठीक है, इसे बोलते हैं कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद। और इस नदियों के विवाद को निपटाने के लिए एक अंतर्राज्यीय नदी जल परिषद का निर्माण किया जाता है। आपको पता होगा आर्टिकल 262। ठीक है, ये मैंने बताया भी था पहले कभी, लेकिन अभी आपको पता नहीं होगा। लेकिन जब संविधान पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर कराऊंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आप तक आपने नहीं देखी और ना ही आपने पढ़ी हैं। ठीक है, चलिए तो 805 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, यानी कितने राज्यों से अपनी द्रोणी बनाती है। तो द्रोणी राज्यों की बात करें, इसकी द्रोणी राज्य है। तो द्रोणी राज्य की बात करें कि सर कितने राज्यों से ये नदी अपना द्रोणी बनाती है, तो 3 राज्य से। कौन कौन से 3 राज्य? नंबर फर्स्ट जहाँ से निकलती है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है कर्नाटक। पहले इसको हम कर्नाटक देखेंगे। कर्नाटक राज्य में इस नदी का जो कुल अपवाह है वो ज़्यादा नहीं है, वो केवल और केवल 3% है। याद रखना, कितना? लगभग 41%। कितना? 41%। 41% जल इसका कर्नाटक राज्य में प्रवाहित होता है, इसे द्रोणी बनाती है 41%। कर्नाटक हो गया। आगे बात करें सर हम केरल, क्योंकि दूसरी बार में केरल से जाएगी। केरल राज्य के लिए केवल ये 3% है। कितना है? 3% द्रोणी बनाती है अपनी, यानी 3% जल अफवाह करती है केरल को लेकर के। और वहीं तमिलनाडु की बात करें थे सर नंबर 3 कि तमिलनाडु की बात करें तो सर 56%, यानी 56% जल अपना तमिलनाडु में प्रवाहित करती है। और तमिलनाडु से होती हुई यह नदी कहाँ जाकर गिर जाती है? बंगाली खाड़ी में गिर जाती है और अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, याद रखना। तो डेल्टा बनाती हुई यह नदी कहाँ जाके प्रवाहित होती है? कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अभी आपको दिखाऊंगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, सभी को देखेंगे अभी यहाँ पर। चलिए
प्रमुख प्रमुख द्वीप की बात करें कि देखिए इस नदी पर कुछ प्रमुख द्वीप बने हुए हैं। द्वीप कौन कौन से, ठीक है, इधर देख लीजिए यहाँ पे द्वीप, ठीक है, द्वीप, प्रमुख द्वीप, इस नदी पर बने प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं देखिए। प्रमुख द्वीप, देखिए इस नदी पर दो द्वीप बने हुए हैं। एक का नाम है देखिए इस नदी पर जो द्वीप बने हुए हैं, एक का नाम है शिव समुद्रम द्वीप, क्योंकि आप जानते हैं शिव समुद्रम द्वीप, और एक का नाम है श्रीरंगपट्टनम द्वीप। एक द्वीप है आपके शिव समुद्रम द्वीप। कौन सा द्वीप है? शिव समुद्रम। एक शिव समुद्रम द्वीप है, एक है आपके श्रीरंगपट्टनम द्वीप, श्रीरंगपट्टनम द्वीप, ठीक है। तो इस नदी पर दो द्वीप बने हुए हैं, एक का नाम है शिव समुद्रम द्वीप, एक का नाम है श्रीरंगपट्टनम द्वीप। अगर आपसे पूछे कि ये दोनों द्वीप किस नदी पर बने हुए हैं, तो ये नदी पर बने हुए हैं आपके कावेरी नदी पर। इसकी बात करें आगे कि इस पर इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में कि कावेरी नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं देखिए। प्रमुख सहायक नदियाँ, कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, और ये कई बार मैं बता चुका हूँ कि सहायक नदियाँ कहते किसे हैं, इसके बारे में, ठीक है, अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो देखिए इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जैसे, ठीक है, जैसे कामबिनी, क्या नाम है इसका नाम? कामबिनी। नंबर फर्स्ट की बात करें तो एक नदी का नाम है कामबिनी, कामबिनी नदी। दूसरी है भवानी नदी, भवानी नदी। और एक नदी और है सर इसी पर आती है, इसका नाम है अमरावती नदी, ठीक है। कौन सी है? अमरावती नदी, अमरावती नदी। और ऐसा नहीं है कि केवल यही नदियां हैं, और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, बार बार पूछी जाती हैं, इन नदियों को ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कामबिनी, कामबिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो पब्बाराम। कहाँ से निकलती है? इस नदी के उद्गम की बात करें तो यह नदी आपके पब्बाराम से निकलती है। कहाँ से? पब्बाराम, पवामाराम, पवामाराम से निकलती है। और ये कहाँ पड़ता है सर? ये पड़ता है आपके केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में। तो केरल के पवाराम से निकलकर आती है नदी। और इस नदी की लंबाई की बात करें कि इस नदी की लंबाई कितनी है, तो इस नदी की लंबाई बात करें तो 240 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। कितनी है? 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है आपके केरल से निकलने वाली कामबिनी नदी, जो कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा एक है आपके भवानी, और ये कहाँ से निकलती है सर? ये भी नीलगिरी, नीलगिरी, ये भी नीलगिरी की पहाड़ियों से केरल से निकल रहे हैं। ये भी केरल में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियाँ, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियाँ दक्षिण में स्थित वो पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती हैं। तो केरल में भी इनका विस्तार है नीलगिरी की पहाड़ियों का। या यहाँ से निकलती है आपकी भवानी नदी, और लगभग कम से कम 215 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। 215 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होकर के यह नदी आगे जाकर के भवानी नदी कावेरी नदी में मिल जाती है। आगे बात करें तो सर अमरावती नदी, ये निकलती है आपकी अन्नामलाई पहाड़ियों से। कहाँ से? अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ियों से, तमिलनाडु। और ये जो है आपके अन्नामलाई पहाड़ियों से जब निकल कर आती है ये नदी, और कितनी लंबाई है इस नदी की, ठीक है। ये इस नदी की लंबाई की बात करें तो सर 282 किलोमीटर लंबी इस नदी की लंबाई है। 282 किलोमीटर, 282 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होकर के यह नदी आगे जा कर के कावेरी नदी में अपना जल गिराती है। और फिर ये सभी नदियाँ अपना जल कावेरी में गिराती हैं, और कावेरी इन नदियों का जल ले जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, ठीक है, याद रखना। और ये डेल्टा का निर्माण करती है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आइए जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर की बात करें कि इस नदी के स्ट्रक्चर को लेकर के, तो देखिए यहाँ से ये नदी है आपके, ये है आपके नदी। ये जो नदी है आपके, इसको बोलते हैं हम कावेरी, और यहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ये है आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ये है आपके कावेरी नदी, कावेरी नदी, ठीक है। यहाँ पे जो नदी मिलती है इसका नाम है कामबिनी। क्या नाम है? कामबिनी, कामबिनी नदी।
यहाँ पर जो नदी मिलती है इसका नाम है भवानी, ठीक है। और इधर से यहाँ से नदी मिलती है इसका नाम है अमरावती। और यहाँ पे आगे जाकर के डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु में। और ये जो पहाड़ियाँ हैं इसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। यहीं से निकलती है आपके सर कौन सी नदी, इसका नाम है कावेरी नदी। और कावेरी नदी में इसमें मिलने वाली पहली नदी इसका नाम है कामबिनी नदी, 240 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। इसके बाद भवानी नदी 215 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होकर के आगे अपना जल कावेरी नदी में गिराती है। उसके बाद अमरावती अन्नामलाई से निकलती है। यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। क्या है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ मैं दिखा देता हूँ एक बार यहाँ से, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। और ये पब्बाराम केरल है, केरल यहाँ पे है, केरल से निकलती है, केरल से। और ये यहाँ पर है, इसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी। ये आपके अन्नामलाई, तमिलनाडु। अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है, याद रखना अन्नामलाई, क्योंकि इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बता रही थी आपको कि अन्नामलाई यानी अन्ना मीन्स होता बड़ा भाई, उससे मलाई मांगने गया, अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी है, याद रखना अनाईमुड़ी, यानी मांगने गया मलाई कार्दी मुंडी अनाईमुड़ी, ठीक है। याद रखना 2695 मीटर इसकी सबसे ऊंची शिखर की बात करें, ऊंचा शिखर अन्नामलाई पहाड़ी का, यानी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो सर वो कौन सा है? वो है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कितना है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना। उसके बाद सर दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है दौदा बेटा। कौन सा है? दौदा बेटा। दौदा बेटा सबसे ऊंचा शिखर दूसरा है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, नीलगिरी पहाड़ियों पर है। ये नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर दौदा बेटा और अन्नामलाई पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे नोट कर लीजिए। 1 मिनट के लिए मैं हट जाता हूँ, उसके बाद फिर से मैं आगे कराता हूँ, याद रखना। अब चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चले। अब देखते हैं प्रायद्वीप पे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। और इनमें से जो नदियाँ छूट गई हैं अब केवल यही देखेंगे कि कौन सी नदी है, कहाँ से निकलती है और केवल इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। बस इतना ही देखेंगे क्योंकि आज नदी वाले चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। कल चलेगा आपके भारत की प्रमुख जलवायु, जलवायु वाले चैप्टर से हम चलेंगे और जलवायु को एकदम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कल, ठीक है। चलिए, और मैंने बताया था आपसे संडे में हमारी जो क्लास आती हैं, संडे में जो हमारी क्लासेस होती है वो होती है आपके इतिहास से संबंधित, इतिहास की हमारी क्लास आती है। तो इतिहास को इस बार जो हमारा जो टारगेट है, इतिहास के एक चैप्टर को एक दिन में पूरा कंप्लीट करवा दिया जा करेगा, जिससे कि आपको 3 या 4 घंटे क्लास आपको वहाँ मिल जाया करेगी, ठीक है। तो अगले संडे हम जो क्लास लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे 3 या 4 घंटे की लगभग क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं नदियाँ, ठीक है। प्रायद्वीप पे भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नदियाँ, यहाँ लिखेंगे उद्गम यानी कहाँ से हुई है और यहाँ से लंबाई, ठीक है। स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। चलिए, यहाँ तक हो गया। तो जैसे अमरावती नदी कौन सी है? नंबर फर्स्ट अमरावती, अमरावती नदी, अमरावती नदी। नंबर सेकंड की बात करें तो जैसे कि नर्मदा नदी, नर्मदा, तापी, तापी, ठीक है। नर्मदा, तापी, लूनी, लूनी नदी।
नंबर 5 काली नदी। काली नदी, और ये क्यों है ये काली नदी कर्नाटक वाली है, याद रखना, ये वाली काली नदी वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। नंबर 6 इसका नाम है हगरी, हंगरी नहीं हगरी, और इसे वेदावती नदी भी कहते हैं, वेदावती, इसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। नंबर 7 है माही, कौन सी है? माही। 8 की बात करें, मतलब जरूरी नहीं कि यही हो, एक है मीठी नदी, कौन सी है? मीठी नदी, मीठी नदी, ठीक है, याद रखना। अब इन नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है, इनकी बात कर लेते हैं। उद्गम कि जैसे अमरावती नदी की बात करें तो इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका हुआ है केरल व तमिलनाडु के सीमा पर, केरल व तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है, सीमा पर स्थित यहीं से हुआ है इस नदी का उद्गम। इसका नाम है अमरावती, और इसे नीलगिरी यानी कहाँ से? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, मैंने बताया था आपसे, अमरावती नदी ये रही यहाँ पे, जो कावेरी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ये केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है आपके नील अन्नामलाई पहाड़ियाँ, यहीं से निकलती है आपकी अमरावती नदी। सामान्यतः इसकी लंबाई मैंने बताई थी आपके 282 किलोमीटर, कितना? 282 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 282 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन कहीं कहीं बुकों में इसकी लंबाई 175 किलोमीटर भी दी जाती है, ठीक है। तो वो मैंने कहा था आपसे कि लंबाई पे इतना ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है, याद रखना। तो केरल से इसका नाम है हमारा। नर्मदा नदी की बात करें तो सर ये कहाँ से निकलती है, तो देखिए छत्तीसगढ़ अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, अमरकंटक पठार से निकलती है नदी, अमरकंटक। तो अमरकंटक से नदी निकलती है और इस नदी की लंबाई लगभग कितना है? 1312 किलोमीटर, बाद में लिखूंगा। तापी नदी, तापी नदी की बात करें तो सर ये कहाँ से निकलती है? मुल्ताई पहाड़ियों से, मुल्ताई, मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है। और ये कहाँ? सतपुड़ा रेंज, आपने पढ़ा महाराष्ट्र, सतपुड़ा रेंज। लूनी नदी की बात करें तो सर पुष्कर झील, पुष्कर झील, पुष्कर झील राजस्थान से निकलती है। और ये नदी जो है अपने एक प्रवाह में नहीं निकलती बल्कि 2 शाखाओं में निकलती है, और आगे लूनी नदी के नाम से जानी जाती है, और फिर आगे ही किसमें? अंतस्थलीय नदी है, अंतस्थलीय अपवाह वाली नदी है। अंतस्थलीय अपवाह वाली नदी कौन सी होती है, इनके बारे में भी बताऊंगा कौन सी होती है, ठीक है। काली नदी की बात करें सर ये उत्तरी कन्नड़ जिला, उत्तरी कन्नड़ जिला, उत्तरी कन्नड़ जिला कहाँ है ये? सर कर्नाटक में। तो उत्तरी कन्नड़ जिला कर्नाटक में, यहीं से निकलती है। वेदावती या हगरी नदी की बात करें तो सर पश्चिमी घाट, कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट कर्नाटक। ये कहाँ से निकलती है? ये भी कर्नाटक से निकलती है, पश्चिमी घाट कर्नाटक, ये भी कर्नाटक। पुष्कर झील ये राजस्थान, और लूनी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। मुल्ताई नदी तापी, ये महाराष्ट्र से, और अमरकंटक छत्तीसगढ़ पठार, ठीक है। और देखिए सर माही नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है माही नदी, और कहाँ से? माही नदी आपके निकलती है एक मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में मैकाल पहाड़ियाँ पता है आपको, यहीं से, सॉरी मालवा के पठार के पास से। तो मालवा के पठार के समीप, मालवा पठार के समीप एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। इसी के साथ साथ सर मीठी नदी की बात करें तो विहार झील, कौन सी? विहार झील। विहार झील कहाँ पड़ता है? आप सोच रहे होंगे बिहार में, नहीं, मुंबई, मुंबई, मुंबई में है विहार झील। सामान्यतः इन नदियों की लंबाई की बात करें तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो कितना है, मैंने बताया था आपसे। इस नदी की जो लंबाई है, अमरावती नदी की लंबाई वो कितना है? 282 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और तापी नदी की बात करें तो सर इसमें 724 किलोमीटर है इस नदी की लंबाई, 724 किलोमीटर। लूनी नदी की लंबाई की बात करें तो सर लूनी नदी की लंबाई है 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। काली नदी की बात करें तो सर 184 किलोमीटर, कितना है? 184 किलोमीटर।
वेदावती नदी की लंबाई के बारे में कोई जानकारी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस नदी की लंबाई कहीं आपको बुकों में भी नहीं मिलेगी और ना ही वैसे मिलती है बुक में, लेकिन सामान्यतः इतना है कि 108 या 9 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। इसको हम नहीं लिखेंगे। मालवा के पठार की बात करें तो यहाँ से यानी माही नदी की बात करें तो इस नदी की लंबाई 583 किलोमीटर है, 583 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। और मीठी नदी की बात करें सर 18 किलोमीटर लंबी नदी, 18 किलोमीटर लंबी एक नदी है और इतने ही प्रवाह में इतनी ही लंबाई में प्रवाहित होती है मुंबई में। ये कहाँ से निकलती है? बिहार झील से। ठीक है, चलिए देखिए इसमें से कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें भी जानना। देखिए नंबर फर्स्ट की बात करें, जैसे नर्मदा, नर्मदा से संबंधित क्वेश्चन। नर्मदा नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है जो घाटी का निर्माण करती है। तो घाटी का सबसे बड़ी घाटी, सबसे बड़ी नदी घाटी वाली भारत की नदी, भारतीय नदी। और इसके अलावा कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो घाटी का निर्माण करती है, इतनी बड़ी घाटी। लेकिन हाँ प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियाँ घाटियों का भी निर्माण करती हैं। वो कौन से क्षेत्र में जाती हैं? वो नदियाँ घाटियों का निर्माण करती हैं जो पश्चिम की ओर जाकर गिरती हैं। लेकिन सबसे बड़ी घाटी जो बनाती है वो कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपके कहाँ से? छत्तीसगढ़ से निकलती है, मध्य प्रदेश से होती है, महाराष्ट्र से होती है, सीधा खंबाती खाड़ी में अपना जल गिराती है, यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। याद रखना, ठीक है। चलिए लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी आपके लूनी नदी, ठीक है, अंतःस्थलीय नदी, यानी ये मैदानी क्षेत्र से निकलकर यही मैदानी, यानी कहाँ से निकलती है? पुष्कर झील से निकलकर ही राजस्थान के रेगिस्तान में किसका हो जाता है? विलीन हो जाती है। तो एकमात्र ऐसी नदी जो रेगिस्तान में विलीन हो जाती है, जो, ठीक है, रेगिस्तान में विलीन हो जाती है, रेगिस्तान में विलीन हो जाती है, ठीक है, विलीन हो जाती है। और ये नदी समुद्र में अपना जल नहीं गिराती है। ये इसके अलावा एक और और भी नदियां हैं। घग्गर नदी जो पहले सरस्वती के नाम से जिसे हम जानते थे, लेकिन अब वो नदी नहीं है, ठीक है। लूनी नदी। काली नदी की बात करूं मैं सर, काली नदी, तो काली नदी से आप लिखिए काली नदी, ठीक है। यह नदी काली क्यों होती है? ठीक है, ये प्रदूषित क्यों होती है? देखिए काली नदी मैग्नीज अयस्क की मौजूदगी यानी उपस्थिति के कारण इस नदी का जो रंग है वो काला है, यानी इस नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो चुका है। तो मैग्नीज अयस्क की उपस्थिति के कारण यह नदी प्रदूषित हो चुकी है। इस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, काली नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है? उत्तरी कन्नड़, कर्नाटक राज्य से, और यहीं पर ही मैग्नीज की उपस्थिति पाई जाती है इसके जल में, इसलिए यह काली नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। चलिए लूनी नदी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। लूनी नदी के बारे में बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र लूनी नदी तंत्र है, याद रखना इसमें, ठीक है। इसे लवणकारी नदी के नाम से भी जाने जाता है। लूनी नदी को लवणकारी, इसे लवणकारी नदी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि लवणकारी नदी किसे कहते हैं, तो याद रखना। अगर यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात यह आती है कि आप लोग अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये आपसे पूछा क्या जाए कि निम्नलिखित में से लवणकारी नदी किसे कहते हैं, तो अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन में दे दिया, बहुत सारी नदियाँ आपको दे दी, नर्मदा दे दी, तापी दे दी, लूनी दे दी, साबरमती दे दी, तो इसमें से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि निम्नलिखित में से किस नदी को लवणकारी नदी के नाम से जाना जाता है। तो वो है आपके राजस्थान की लवणकारी नदी यानी लूनी नदी, याद रखना, ठीक है। इस राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र आपके लूनी नदी, तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, इसे लूनी नदी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नदियों से संबंधित हैं उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। देखिए क्योंकि आज नदियों वाले चैप्टर को इसको हम कंप्लीट करेंगे।
फिर आगे एक एक टॉपिक चलेंगे। कल चलेंगे हम आपको लेकर के कहाँ, भारत की प्रमुख जलवायु से संबंधित। अब देखिए अंतःस्थलीय नदी कौन कौन सी होती हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो अंतःस्थलीय नदी हैं। जैसे कौन कौन सी नदियां अंतःस्थलीय हैं, देखो तो अंतःस्थलीय नदियां देख लेते हैं हम एक बार। अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय नदी कौन सी होती है, देखिए कुछ नदियां ऐसी हैं जो अंतःस्थलीय नदी हैं। जैसे घग्गर नदी, ठीक है, कौन सी है, घग्गर नदी, लूनी, घग्गर, घग्गर है, लूनी है, ठीक है। एक है आपके सर रूपेन नदी, कौन सी है, रूपेन, रूपेन है। 4 की बात करें सर, इसमें सरस्वती भी इसी में आती है, सरस्वती जो घग्गर, अब इसे वर्तमान में घग्गर के नाम जानते हैं। और नंबर 5 पे है आपके बनास नदी, कौन सी है, बनास, बनास नदी। ये अंतःस्थलीय नदियां हैं, भारत की कुछ अंतःस्थलीय नदियां हैं। अंतःस्थलीय नदियां कौन सी होती हैं, देखिए वे नदियां जो किसी मैदानी क्षेत्र या किसी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं और भारत के ऐसे क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं जो मैदानी क्षेत्र हो या रेगिस्तानी क्षेत्र हो। अर्थात कहने का मतलब यह है, ये निकलती तो मैदानों से हैं और जाकर के मैदानों में ही या रेगिस्तानों में ही विलीन हो जाती हैं, अर्थात अपना जल किसी महासागर में नहीं गिराती। ऐसी नदियों को क्या कहते हैं, अंतःस्थलीय नदियाँ कहते हैं। अंतःस्थल का मतलब होता है स्थल के अंदर वाले क्षेत्र में ही। तो अपना जल, ये नदियाँ अपना जल किसी महासागर में नहीं गिराती। ये सभी नदियाँ अपना जल किसी महासागर में नहीं गिराती, याद रखना। इन्हें अंतःस्थलीय नदियां कहते हैं। एक होती है आपके अंतःस्थलीय झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतःस्थलीय झील, उसका नाम है, ठीक है, सांबर झील, वो जो राजस्थान में स्थित है। अंतःस्थलीय क्योंकि वो चारों तरफ स्थल से घिरी हुई है। केवल एक छोटी सी संकीर्ण राशि इसकी समुद्र से जुड़ी हुई है, लेकिन वो समुद्र का पानी उसमें नहीं आता है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी झील जो है खारे पानी की, वो है आपके चिल्का झील। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील इसलिए है क्योंकि वो आपके बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। उसमें समुद्र का पानी समय समय पर अंदर आता रहता है, लेकिन जो सांबर झील है उसमें समुद्र का पानी इतना नहीं आता है, ठीक है। वो कैसी झीलें हैं, वो बरसाती झीलें भी होती हैं। जिस प्रकार से वर्षा हुई पानी उसमें एकत्रित हो गया, ऐसी झील बरसाती झील होती हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन ये कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अंतःस्थलीय नदियाँ हैं, जैसे घग्गर नदी, लूनी नदी, रूपेन नदी, सरस्वती नदी और आपके बनास नदी। ये अंतःस्थलीय नदियां हैं क्योंकि अपना जल ये किसी समुद्र या महासागर में नहीं गिराती हैं। ऐसी नदियों को अंतःस्थलीय नदी कहा जाता है। आइए जानते हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कुछ नदियां। देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कुछ नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग, जिससे कि आप देख लो आसानी से। इधर है आपके अरब सागर, इधर आपके बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है, इधर इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो चाहे तो आप इसको पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कह दो, चाहे तो आप इसे अरब सागर में गिरने वाली नदियां कह दो, दोनों का मतलब एक ही होता है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली और अरब सागर में गिरने वाली नदियां एक ही है। कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, तो देखिए एक है आपके साबरमती, कौन सी है, साबरमती। यहाँ तक हो गया ना, ये तो हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से इसको नहीं मिटा रहा, चलिए एक है आपके साबरमती, साबरमती, ठीक है। ये आपके कहाँ है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। साबरमती के बाद माही, नर्मदा, तापी,
नर्मदा है, तापी है, ढांढर है। कौन सी है? ढांढर। ढांढर है। इसके साथ साथ सर कालिंदी है, कालिंदी नदी, कालिंदी नदी, एक कालिंदी नदी भी पड़ती है। एक है भरतपूजा, एक है भरतपूजा। कौन सी है? भरतपूजा नदी। ठीक है, अभी दिखाऊंगा यहाँ पे भरतपूजा नदी। एक है आपके पेरियार, पेरियार नदी। ठीक है, पेरियार के साथ साथ एक मांडवी है, मांडवी नदी जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। मांडवी के बाद साथ सर एक है आपके जवारी नदी। कौन सी है? जवारी, जवारी नदी। ठीक है, जवारी नदी भी है। एक है आपके ठीक है सतरंजी। कौन सी? सतरंजी। सतरंजी नदी, ये भी आपके कहाँ, ये भी आपके जल गिराती है कहाँ? इसमें अरब सागर में। और एक है आपके एक नदी का नाम है गंगावेली। कौन सी? गंगावेली, गंगावेली नदी। तो गंगावेली नदी भी है यहाँ पे, याद रखना। पेरियार भी है, भरतपूजा है, जवारी है, और ठीक है वादर है। ठीक है, वादर नदी भी है, एक वादर नदी। ठीक है, याद रखना। भादर नदी। कौन सी है? भादर नदी, भादर, भादर नदी भी है, याद रखना। नर्मदा, तापी, सब में लिख दी। अब देखिए कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है। देखिए एक ये यहाँ पर, मैं सबके नाम लिख दूंगा अभी। यहाँ पर देखिए, इधर से यहाँ पे एक नदी ये रही। ठीक है, ये नदी है यहाँ पे, ये इसका नाम है भादर नदी। क्या नाम है? भादर। एक नदी यहाँ पर है, ये रही, ये इस तरीके से प्रवाहित होती है। एक इस तरीके से आती है, इसका नाम है माही, और एक इस तरीके से आती है, इसका नाम है साबरमती। ठीक है, ये है आपके नर्मदा, ये आपके तापी। ठीक है, ये आपके मांडवी, गोवा से निकलती है मांडवी, और इसे गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये ज्वारी नदी है। क्या है? ज्वारी नदी, ज्वारी नदी। ठीक है, ये आपके शरावती नदी है, कर्नाटक वाले क्षेत्र से शरावती नदी। ये आपके गंगावली नदी है। ठीक है, ये आपके पेरियार है, और एक सबसे नीचे जो निकलती है इसका नाम है भरतपूजा। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं। अब कौन कौन सी नदियां कौन कौन सी हैं देखिए। इसका नाम है भादर नदी। इसका नाम क्या है? भादर, भादर। इसका नाम जो है, इसका नाम है सतरंजी, सतरंजी, ये वाली नदी। इसका नाम क्या है सर? साबरमती। इसका नाम है माही, माही। इसका नाम है नर्मदा। इसका नाम है तापी। यह है मांडवी। ठीक है, मांडवी। और ये है जवारी, ज्वारी नदी। और ये है आपके शरावती, शरावती नदी। और ये है सर आपके गंगावेली, गंगावेली। और ये है सर आपके पेरियार, और ये है सर आपके भरतपूजा, भरतपूजा। ये वो नदियां हैं जो अपना जल कहाँ जाके गिराती हैं? जो अपना जल गिराती हैं बंगाल के, सॉरी, अरब सागर में। अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। मांडवी नदी की बात करें, देखिए कहाँ है मांडवी नदी? ये रही मांडवी नदी। मांडवी नदी को, ठीक है, मांडवी को गोवा की जीवन रेखा, जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, और ये 81 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। याद रखना, 81 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है, और मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की बात करें तो इस नदी पर एक प्रपात बना हुआ है, जलप्रपात, इसको कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। ये प्रपात मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं प्रपात पढ़ाऊँगा तभी बताऊँगा आपको कि प्रपात होते क्या हैं, क्या चीज़ है। प्रपात का जलप्रपात का मतलब होता है ऊंचाई से कोई जल नीचे गिरता है, तो इसे जलप्रपात कहते हैं। आगे हम क्लास में बात करेंगे, तो कल हम चलाएंगे जलवायु वाले चैप्टर को। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे बेल आइकन देख रहा होगा, सब्सक्राइब उस पर लिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तभी आप दबाएंगे, अन्यथा मैं कितना भी चिल्लाता रहूँ, चाहे कितना भी चीखता रहूँ, आप नहीं दबाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
क्लास आपको अच्छी लगेगी। मैंने कहा था 1 या 2 दिन में 1 या 2 मिनट देखने से क्लास कभी अच्छी नहीं लगती है। हमेशा क्लास अच्छी लगती है जब हम उसमें दिलचस्पी लेंगे। कोई भी चीज़ जो होती है उसको जब हम उसमें मन लगा करके हम चीज़ों को करते हैं तो उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट आता है हमें, और कहीं ना कहीं मन ऐसा लग जाता है कि फिर कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी सीखने के लिए मिलती हैं। तो पढ़ाई भी एक ऐसा माध्यम होता है कि जो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा अपनी तरफ को ये पढ़ाई आपको आकर्षित करेगी। अन्यथा की स्थिति में जितना आप इससे बचोगे उतना ही आप पर यह हावी होती चली जाएगी। वही नियम होता है जिस तरीके से कि अगर हम किसी चीज़ से बच रहे होते हैं तो वो चीज़ हम पर उतनी ही हावी होती चली जाती है। कुछ स्टूडेंटों में फिजिक्स का डर होता है, लेकिन जब वो फिजिक्स में दिलचस्पी लेने लगते हैं तो उनकी फिजिक्स क्लियर हो जाती है, फिजिक्स से वो डरते नहीं। कुछ स्टूडेंटों में मैथ का डर होता है, कुछ स्टूडेंटों में इंग्लिश का डर होता है। मैं खुद इंग्लिश का एक वैसे हूँ, इंग्लिश मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंग्लिश का डर मुझे अभी तक रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश सीखने की। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। आई होप क्लास आज आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जलवायु वाले चैप्टर को लेकर के हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी के लिए, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत, नमस्ते।